नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में, अग्न्याशय के बारे में। ठीक है बाबू, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे अग्न्याशय जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, उसका खोज सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो बाबू अग्न्याशय को हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज का खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में किया। ठीक है, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने पेनक्रियाज को 1869 ईस्वी में खोजा। ठीक है, देखिए अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है, तो अग्न्याशय मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। यह मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात यह एंजाइम का भी स्राव करती है और हार्मोन्स को भी बनाती है ना। यह एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण करती है। यह एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन्स को भी बनाती है। ठीक है, तो देखिए ये एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन, एमाइलेज इत्यादि का निर्माण करती है। यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है। देखिए अग्न्याशय जो है वो यकृत के पास स्थित रहता है, लीवर के पास पाई जाने वाली ग्रंथि है ना। और यह लैंगरहैंस के द्वारा खोजी जाने वाली ग्रंथि है, जिसका खोज 1869 ईस्वी में हुआ है। और यह कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ये एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव करती है। और यह एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि एंजाइमों का निर्माण भी करती है। और यह अंतःस्रावी ग्रंथि की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर, अग्न्याशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है बाबू, तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को बताता हूं। देखिए अग्न्याशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है पेनक्रियाज में। ये जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल जो है यह ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती है। और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। और जो गामा सेल है वह सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ये तीनों सेल पाए जाते हैं कहाँ बाबू? पेनक्रियाज में, है ना। और जो अल्फा सेल है उसके द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है ना।
और बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और गामा सेल के द्वारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानेंगे तीनों के कार्य। तो देखो, ग्लूकागॉन जो हार्मोन है इसका काम क्या है? यह हमारी बॉडी में फैट को ग्लूकोज में बदलता है, फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है, शुगर में बदलता है। हमारे शरीर में जो वसा संचित रहता है ना, उस वसा को किस में बदलने का काम करता है? शुगर में बदलने का काम करता है, शर्करा में बदलता है। ठीक है, और यह फास्टिंग, जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं, जब हम लोग भूखे रहते हैं, उस समय यह एक्टिवेट होता है। यह फास्टिंग के समय एक्टिवेट होता है। यानी एक्टिव कब होता है, सक्रिय कब होता है? जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं तब। तो फास्टिंग के समय फैट से शुगर और शुगर से एनर्जी का निर्माण होता है। यानी कि यह वसा को बदल देता है शुगर में और शुगर से हम लोगों को एनर्जी का प्राप्ति होती है। तो ये किसका काम है? ग्लूकागॉन हार्मोन का काम है। अब देखिए इंसुलिन हार्मोन का काम। इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन ये एक प्रकार का पेप्टाइडोप्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, पेप्टाइडोप्रोटीन, जो 51 एमिनो अम्ल के मिलने से बना है। कितने एमिनो अम्ल के मिलने से बना है? 51 एमिनो अम्ल के मिलने से बना है। एमिनो अम्ल के मिलने से बना है। इसका काम है, यह हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करने का काम, यानी शर्करा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज की बीमारी होने लगती है, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो उसे नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो जब इंसुलिन ही कम हो जाएगा तो बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल, शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई। इसीलिए जब भी हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, चिनिया रोग हो जाता है या मधुमेह बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में उपस्थित जो ब्लड है उस ब्लड में से शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। यह 51 एमिनो अम्ल के मिलने से बना होता है। ठीक है, इंसुलिन कितने एमिनो अम्ल के मिलने से बने हैं? 51 एमिनो अम्ल के मिलने से बने हैं। यह कैसा प्रोटीन है? पेप्टाइडो प्रोटीन है। इंसुलिन कैसा प्रोटीन है? पेप्टाइडो। यह पेप्टाइडो प्रोटीन है। ठीक है, देखिए इंसुलिन सबसे पहले गाय, कृत्रिम इंसुलिन, जब किसी व्यक्ति में शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ना। वो इंसुलिन जो है उस व्यक्ति के बॉडी में जाकर के शुगर को कंट्रोल कर लेता है ना। तो जो इंसुलिन है सबसे पहले गाय और सुअर के चर्बी से प्राप्त किए जाते थे, है ना। और उसके द्वारा जो गाय और सुअर के चर्बी से इंसुलिन बनाए जाते थे उससे एलर्जी की बीमारी हो जाती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ा और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन का जब निर्माण किया गया, जब उसे औद्योगिक स्तर पे बनाया गया तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और किसी भी प्रकार का उसका मतलब हानि नहीं है। और उसे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए इंसुलिन का प्रयोग इस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो कृत्रिम इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा शुगर का कंट्रोल होता है ना। और देखिए जो गामा सेल ये हार्मोन स्रावित करता है सोमैटोस्टेटिन। ये जो सोमैटोस्टेटिन जो है ना, सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है, यह हार्मोन हमारे शरीर में स्वांगीकरण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जब भोजन पच जाता है
तो भोजन, पचे हुए भोजन को खून में मिलाने की प्रक्रिया ही, ब्लड में मिलाने की प्रक्रिया ही स्वांगीकरण कहलाता है। तो सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है, यह स्वांगीकरण की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी पचे हुए भोजन को ब्लड में मिलाने का काम करता है। ठीक है, आइए मैं आपको फिर से एक बार सबका काम बता दूं। पेनक्रियाज में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। ठीक है बाबू, अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है ना। अल्फा सेल कौन हार्मोन बनाती है? ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल कौन हार्मोन बनाती है? इंसुलिन हार्मोन। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंसुलिन पेनक्रियाज के किस सेल से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा बीटा सेल से स्रावित होता है। गामा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का काम है स्वांगीकरण की क्रिया में भूमिका निभाना। स्वांगीकरण की क्रिया जो होती है, इसका मतलब हुआ कि पचे हुए भोजन का ब्लड में मिल जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, और ग्लूकागोन हार्मोन का क्या काम है? यह हमारे शरीर में जो फैट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं उस समय यह एक्टिव होता है और हमारे शरीर में फैट से शुगर को फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है, और शुगर से एनर्जी की प्राप्ति हो जाती है हमारी बॉडी को, है ना। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन का काम था। अब हम आपको बता दें इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, पेप्टाइडो प्रोटीन, जिसका रासायनिक संगठन अगर देखा जाए तो 51 एमिनो अम्ल के मिलने से बनता है ना। इंसुलिन 51 एमिनो अम्ल के मिलने से बना है। इंसुलिन हमारे बॉडी में उपस्थित जो ब्लड है, उस ब्लड में उपस्थित जो शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें अगर धातु पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो आप याद रखिएगा उसमें जिंक धातु होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा, यानी हमें शुगर की बीमारी हो जाएगी। मधुमेह बीमारी भी उसको कहा जाता है, डायबिटीज बीमारी भी उसको कहा जाता है, चिनिया रोग भी उसे कहा जाता है। जब भी डायबिटीज की बीमारी होती है तो उससे बचने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन का सुई लगवाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि शुगर जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, शुगर लेवल 2 तरह का होगा, एक खाली पेटे और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है, एक खाना खाने के बाद शुगर लेवल मैं आपको बता देता हूं, और एक खाली पेटे बता देता हूं। तो शुगर लेवल खाली पेटे, जब आप खाली पेट हैं, भोजन नहीं किए हैं, ठीक है, उस समय ये 60 से 80 mg प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, ये 60 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है खाली पेट शुगर। ठीक है, और खाना खाने के बाद भोजन करने के बाद 120 से 140 mg प्रति डेसीलीटर। ठीक है, इतना होता है खाना खाने के बाद। याद रखिएगा 120 से 140 mg परसेंट भी हम लिख सकते हैं, या mg प्रति dl भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए।
चलिए इसके बाद हम जानेंगे कि शुगर मापने वाले उपकरण का क्या नाम है। कौन से उपकरण से हम शुगर को मापते हैं। तो ग्लूकोमीटर के द्वारा शुगर की माप की जाती है ना। ग्लूकोमीटर से हम लोग शुगर की माप कर सकते हैं। अब जो शुगर है इसका लक्षण क्या होता है, शुगर का प्रारंभिक लक्षण क्या होगा। देखिए शुगर का प्रारंभिक लक्षण होगा कि बार बार प्यास लगेगा, बार बार प्यास लगेगा, जो शरीर में घाव हो गया है वो जल्द नहीं भरेगा। तीसरा हो गया कि बार बार पेशाब लगेगा। उसके बाद से चौथा हो गया वजन में कमी आ जाएगी, है ना। ये सभी इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं शुगर के, है ना। और शुगर के नियंत्रण के लिए इंसुलिन का टीका लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है ना। तो अब ये हो गया। अब मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता हूँ, आप जल्दी से उसे बना लीजिएगा या मैं लिख ही देता हूँ, आप उसे बना करके कमेंट कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। और एक बात, यहाँ पे मैं पेनक्रियाज का इमेज बनाया हूँ। इस पेनक्रियाज में ये वाला जो मोटा सा संरचना आप देख रहे हैं ये अमाशय का भाग है, डियोडिनम है ना। और इसके अंदर ये जो पेनक्रियाज है उसमें यहाँ पे ये पित्ताशय पाया जाता ये पित्ताशय है ना। और इसमें पेनक्रियाज का ये हेड पार्ट है, ये इसका बॉडी है और इसका ये टेल पार्ट है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बाबू आप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर लाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। मैं देखूंगा, चेक करूंगा इस कमेंट कितने लोग इसका आंसर बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होती है। आप लिख लीजिएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएं। दूसरा क्वेश्चन है बीटा कोशिका के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका किस प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है। तीसरा क्वेश्चन करो या मरो ग्रंथि किसे कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। 5वां नंबर में लिखिएगा मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। 7वें नंबर में लिखिएगा तीसरा आंख किसे कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से किस प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है वेसोप्रोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। वेसोप्रोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है जैविक घड़ी किसे कहा जाता है। जैविक घड़ी किसे कहते हैं। तो इसे जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी विद्यार्थियों का कमेंट चेक करूंगा आज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं जो अगला ग्रंथि है जो अधोबैरिक एड्रिनल ग्लैंड है उसको अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा।